हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो है उसे रिवाइज करने वाले हैं। उस यूनिट का नाम है अकाउंट करंट। अकाउंट करंट का रिवीजन मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो लेक्चर है ये उन स्टूडेंट्स पे फोकस्ड है जो ये चैप्टर पहले एक बार पढ़ चुके हैं और फिर से रिवाइज करने के पहले एक क्विक मैराथन चाहते हैं या एक रिकैप चाहते हैं कि भाई उसमें सारे कंसेप्ट क्या क्या हमारे हुए हैं। ओके आप लास्ट डे के मैराथन के हिसाब से भी बेटा इस लेक्चर को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर की लेक्चर के स्टार्ट में बेटा मैंने एक माइंड मैप यहां पे दे रखा है। ये माइंड मैप में पूरा एक समरी है कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है, उसको कैसे याद रखना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। लेकिन ये माइंड मैप पे मैं बेटा पूरा लेक्चर होने के बाद में आ जाऊंगा। तो इस स्लाइड को हम लोग लास्ट में फिर से एक बार देख लेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से कि आपको इसे कैसे देखना है, कैसे याद रखना है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं अपने आप को उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मैं हूं सीए विवेक मालू। ठीक है, 2011 से बेटा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और अब तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं बेटा आप सबको पढ़ाते हुए। ये लेक्चर में बेटा बिल्कुल किसी भी तरीके का टाइम पास नहीं होगा। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स कितने फोकस्ड होते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपने स्टडीज के लिए। किसी तरीके का कोई टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, सो आप भी बिल्कुल रेडी हो जाइए पेन और पेपर के साथ। अकाउंट करंट, सबसे पहले बेटा अकाउंट करंट में क्या है, तो अकाउंट करंट एक रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस है। आपको पता ही होगा कि अकाउंट करंट में हम लोग एक अकाउंट जैसा एक ये बना लेते हैं, लेजर अकाउंट जैसा, और उसमें सारे ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। वो सारे ट्रांजैक्शंस इसलिए उस स्टेटमेंट में लिए जाते हैं ताकि हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। उसका फॉर्मेट लेजर जैसा होगा और ये तभी बनाया जाता है जब दो पार्टीज के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो। इसका एप्लीकेशन कहां है बेटा? अकाउंट करंट जनरली 4 जगहों पे इस्तेमाल होता है। एक मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट के बीच में, कंसाइनर कंसाइनी के बीच में, बैंकर और कस्टमर के ट्रांजैक्शंस के लिए, और जॉइंट वेंचर्स के केसेस में अकाउंट करंट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस अकाउंट करंट की हेडिंग कैसे लिखते हैं, तो याद रखिएगा जैसे अगर बी ए को ये अकाउंट करंट भेज रहा है, ठीक है, मान लीजिए ए कस्टमर है बेटा और बी जो है, बी अपना अकाउंट करंट उसे बना के भेज रहा है, तो हम लोग इसे लिखेंगे ए इन अकाउंट करंट विद बी। तो सपोज इफ ए इज द कस्टमर और बी अपना इंटरेस्ट सब कैलकुलेट करके ए को भेजना चाह रहा है, ए को बोल रहा है भैया आपको इतना पेमेंट करना है, तो वो लिखेगा ए इन अकाउंट करंट विद बी। ओके, सो ए इज द कस्टमर, जो बना रहा है उसका नाम बाद में आता है, इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, अकाउंट करंट बनाने के कितने तरीके हैं? हमारे अकाउंट करंट बनाने के टोटल 3 तरीके होते हैं। एक इंटरेस्ट टेबल्स मेथड के हिसाब से, दूसरा है बेटा बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स, और तीसरा है बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस। ये 3 टेक्निक है जिससे आप अकाउंट करंट को बना सकते हैं। ओके, हम लोग ये तीनों टेक्निक एक एक करके देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट टेबल्स मेथड के हिसाब से। इंटरेस्ट टेबल्स मेथड के हिसाब से आपको अकाउंट करंट जब आप बना रहे हैं तो मतलब नॉर्मल अकाउंट आप बनाएंगे, उसके अलावा आपको 3 कॉलम्स लेने होते हैं। एक तो ड्यू डेट का, अक्सर काफी सारे क्वेश्चंस में ड्यू डेट बोली जाती है। ड्यू डेट नॉर्मल ट्रांजैक्शन डेट से अलग होती है, तो हम एक ड्यू डेट का कॉलम जरूर ले लेते हैं। और उसके बाद में आपको डेज का कॉलम लेना होगा और इंटरेस्ट का कॉलम लेना होगा। जब आप डेज का कॉलम ले रहे होंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। डेज का कैलकुलेशन कैसे होगा? डेज शुड बी काउंटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, मतलब आप ड्यू डेट से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ना कि ट्रांजैक्शन डेट से कैलकुलेशन करना है। और वहां से आप जब तक ये अकाउंट करंट बना रहे हैं तब तक के डेज को लेने वाले हैं। ठीक है, जो ड्यू डेट होती है उसे इग्नोर करिए और जिस दिन की अकाउंट डेट होगी, वो अकाउंट करंट की डेट उस दिन तक को लेना है। एक एग्जांपल के केस में अगर मान लीजिए आप ये 10 अक्टूबर को या 10 सितंबर को बना रहे हैं और क्या बोलते हैं 10 सितंबर ड्यू डेट है ट्रांजैक्शन की, और ये अकाउंट करंट अगर आप 30 सितंबर को देने वाले हैं, तो फिर आपको कितने दिन लेने चाहिए? आपको सिर्फ 20 डेज लेने हैं, 21 नहीं लेने हैं। ध्यान में रखिएगा, 10 तारीख को इग्नोर कर दीजिए, 11 तारीख से लेके 30 तारीख, ऐसे 20 दिन हो जाएंगे। ड्यू डेट आप एक्सक्लूड करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ओपनिंग डेट भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए ऐसा होता है कि आपको ओपनिंग डेट भी लेनी पड़ती है और उसे भी काउंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट कॉलम में आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, डेबिट साइड में हो या क्रेडिट साइड में।
आपको दोनों भी केस में इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस करने होंगे और फिर उसका नेट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, वो जिस ऑब्वियसली जैसे अकाउंट का बैलेंसिंग होता है वैसे ही बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा और वो निकाल के आपको उसके ऑपोजिट साइड में, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आपको ऑपोजिट साइड में लिखना होगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट या बाय इंटरेस्ट अकाउंट व्हाटएवर। ठीक है, इसको कैसे करना है बेटा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा वापस एक बार, तो आपको उसमें वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी चीज लगे आप बेटा लेक्चर फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने आपको हर एक टॉपिक के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके रखे हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है अच्छे से याद आ जाए। ओके, सो इंटरेस्ट टेबल्स मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन है, आपके पूरे टेक्स्ट बुक में ही एक ही क्वेश्चन है। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम। तो हम लोग बेटा नाथ ब्रदर्स हैं और हमें श्याम के ट्रांजैक्शंस के लिए एक अकाउंट करंट बनाना होगा। ठीक है, 2019 16 सितंबर ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपको यहां पे देके रखे हुए हैं, कुछ 2019 से 2020 तक। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 February। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम 1 ईयर इक्वल्स 365 डेज। तो यहां पे क्लियरली दिया है 1 ईयर हैज टू बी 365 डेज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। अब अकाउंट करंट बनाने के लिए आपको एक टैबुलर फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, मैंने आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो इसके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी रखा है। ठीक है, द फॉर्मेट इज रेडी। उसकी हेडिंग कुछ इस तरीके से आएगी, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, इंटरेस्ट अप टू, उसकी डेट आपको लिख लेनी चाहिए बेटा कि इंटरेस्ट आप कब तक देने वाले हैं। 1 February तक हम देने वाले हैं 2020 एट 6% पर एनम। कितने रेट से कैलकुलेशन करना है ये भी आपको ऊपर देना होगा। फिर आपको कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होगी क्योंकि ये अकाउंट है। तो आपको कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, आपको टोटल 6 कॉलम्स एक साइड में, यानी टोटल 12 कॉलम्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है बेटा। ठीक है, 6 कॉलम्स एक साइड में यानी टोटल 12 कॉलम्स की आपको जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली आप अभी इसमें मैंने वो जर्नल पोलियो वगैरह का कॉलम नहीं लिया हुआ बेटा, उसको छोड़ के टोटल हम लोग 6 कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो आप पहले भी बनाते थे, 3 और ऐड हो गए, ड्यू डेट, उसके बाद में डेज अप टू अकाउंट करंट डेट और इंटरेस्ट। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए जल्दी से बेटा हम लोग इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप सारे ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग कर लीजिए। ये अकाउंट है, अकाउंट का पोस्टिंग तो अपने को आता ही है, बराबर है। सो 2019 16 सितंबर गुड्स सोल्ड टू श्याम और उसका ड्यू डेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए गुड्स सोल्ड टू श्याम 16 सितंबर को। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, श्याम टू सेल्स, ऑब्वियसली ये श्याम अकाउंट ही है। सो डेट में मैं लिख रहा हूं बेटा 16 सितंबर 2019। ठीक है, 16 सितंबर 2019। इसका ड्यू डेट आपको दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2019 और हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है बेटा उसका 200 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोस्टिंग मैं हर एक ट्रांजैक्शन का खत्म कर रहा हूं एक बार। 1 अक्टूबर को फिर हमें कैश रिसीव हुई शाम से 90 रुपए, ऑब्वियसली क्रेडिट में हम लोग जाएंगे अक्टूबर 1 तारीख। इसकी ड्यू डेट सेम ली जाती हमेशा, बाय कैश अकाउंट। हमें कैश रिसीव हुई बेटा 90 रुपीज की। ठीक है, याद रखिएगा जब भी कैश रिसीव होती है ना तो उसकी ड्यू डेट वही कंसिडर की जाती है जिस डेट पे वो रिसीव होता है। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा गुड्स हमने परचेज किए शाम से 21 अक्टूबर को। एंट्री क्या होगी, परचेज इज टू शाम। सो शाम क्रेडिट हो जाएगा, डेट है 21 अक्टूबर, लेकिन इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 दिसंबर दी हुई है। 1 दिसंबर बेटा इसकी ड्यू डेट थी और ये ट्रांजैक्शन 500 रुपए का है, हमने परचेज किया है। सो बाय परचेज अकाउंट 500 रुपीज। नाउ लेट्स मूव अहेड। 1 नवंबर को हमने शाम को पे किया, 1 दिसंबर को भी हमने शाम को पे किया है। तो चलिए हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, हमने पे किया है, शाम टू कैश एंट्री होने वाली है। ठीक है, सो डेट 1 नवंबर, इसकी ड्यू डेट तो वही ले ली जाएगी, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 330, बराबर है। और उसके बाद 1 दिसंबर एंट्री फिर से वही बेटा टू कैश अकाउंट और अमाउंट भी वही है बाय चांस 330। ठीक है, सो ये दोनों ट्रांजैक्शन की हमने एंट्रीज कर ली हैं। अब 5 दिसंबर को हमने शाम से परचेज किया फिर से और 10 दिसंबर को भी हमने परचेज किया, बाय चांस दोनों का ड्यू डेट एक ही है।
सो एंट्री क्या बनने वाली है, हमने परचेज किया है, सो परचेज टू शाम, बराबर ना बेटा, परचेज टू शाम 5 दिसंबर और 10 दिसंबर, सो 5 दिसंबर 10 दिसंबर, ओके। और इनकी ड्यू डेट्स दोनों की 1 जैन है, 1 जैन ऑफकोर्स 20। नाउ बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 500 एंड 200। तो ये बेटा मैंने पोस्टिंग कर दिया है, यहाँ पे सेम एंट्रीज हो रही है हर बार, ठीक है। इसके बाद 2020 को 1 जनवरी को हमने शाम को पे किया है, अगर हमने शाम को पे किया तो बेटा एंट्री क्या होगी, शाम टू कैश। तो फिर से यही एंट्री होने वाली है 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 20 टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट है 600 रुपए। बेटा हमने उसे 600 रुपए पे कर दिए, टू कैश अकाउंट वहां पे आ गया। और उसके बाद 9 जनवरी को गुड सोल्ड टू शाम 20 रुपए, और उसकी ड्यू डेट है 1 फरवरी ही, ठीक है। तो 9 जनवरी हमने शाम को माल बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट आएगा 9 जनवरी, लेकिन इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 फरवरी। सो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट बेटा कितना, 20 रुपीज। अब सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गए, बराबर है ना, सारे ट्रांजैक्शन अच्छे से पोस्ट हो गए। तो चलिए अब हम लोग डेज का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा यहां तक तो आप जैसे मतलब इसके पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज अब स्टार्ट होगी बेटा कि आपको डेज कैलकुलेट करने हैं अकाउंट करंट की डेट तक, ओके। और ये ड्यू डेट से चालू होगा। तो 1 अक्टूबर से आपको डेज निकालने हैं, 1 नवंबर से लेके 1 फरवरी यानी अकाउंट करंट की डेट तक जाना है, 1 दिसंबर से 1 फरवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, ठीक है। उसके बाद 1 फरवरी से 1 फरवरी, तो जीरो ही आने वाला है। वैसे ही आपको ये जो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन दिए जा रहे हैं इसका भी करना होगा। अब ये करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, या तो बेटा आप माइंड में कैलकुलेट करिए या आप कैलसी पे करिए, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप एक इस तरीके का एक चार्ट बना लीजिए। आप क्या करिए बेटा, एक इस तरीके का चार्ट बना लीजिए, और ये चार्ट बनाने के बाद में कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। तो आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटेशन ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट का एक छोटा सा चार्ट बना लिया है। यहाँ पे ड्यू डेट और अलग अलग मंथ्स दिए हैं। जैसे 1 अक्टूबर से मेरे को 1 फरवरी तक जाना है, अकाउंट करंट की डेट मेरी 1 फरवरी की है, बराबर ना बेटा, ये क्या है, 1 फरवरी की डेट है। तो मुझे 1 अक्टूबर से 1 फरवरी जाना है। अक्टूबर के कितने दिन लूंगा, क्या ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या चेक करो, क्या ये ओपनिंग बैलेंस है, आंसर है नहीं, ये कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप अक्टूबर के 30 ही दिन लेंगे। अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता था ना तो ओपनिंग की डेट भी ली जाती थी, 31 डेज पूरे लिए जाते थे। नवंबर के पूरे 30, दिसंबर के पूरे 31, जनवरी के पूरे 31, और फरवरी का एक दिन है, क्योंकि हम लोग 1 फरवरी को अकाउंट करंट बना रहे हैं, तो फरवरी का एक दिन, ठीक है। अब ऐसे ही 1 नवंबर की भी डेट है वहां पे, 1 नवंबर से लेके आपको जाना है, तो अक्टूबर के तो कुछ नहीं आने वाले बेटा। नवंबर के 29 दिन बाकी हैं, 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 नवंबर तो छोड़ देंगे हम लोग, नवंबर के बचे 29 दिन। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के तो पूरे के पूरे दिन आने वाले हैं, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और अगेन फरवरी का 1। नेक्स्ट 1 दिसंबर 19। अब 1 दिसंबर 19 से आपको जाना है, तो दिसंबर में तो 31 डेज होते हैं, लेकिन फर्स्ट डेट तो चली गई है, तो 30 दिन दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के, और फरवरी का 1 जनवरी 20 से 1 फरवरी तक जाना है। जनवरी के 31 में से 1 चला गया बेटा, 30 दिन जनवरी के और 1 दिन फरवरी का, 1 फरवरी से 1 फरवरी 0 डेज होते हैं। तो ये हमारे डेज आ चुके हैं 123, 92, 62, 31। तो चलिए हम लोग फटाफट यहां पे पुटअप कर लें। 193 आई गेस है ना, 123 हमारे इसके डेज आए थे 1 अक्टूबर वाले। 1 नवंबर के बेटा हमारे कितने दिन आए, 1 नवंबर के 92, 1 दिसंबर के हमारे कितने आए बेटा 62, उसके बाद 1 जनवरी से कितने आए बेटा, 1 जनवरी से हमारे 31, बराबर है 1 फरवरी टू 1 फरवरी 0। वैसे ही इधर 1 अक्टूबर से 1 फरवरी 123 डेज, 1 दिसंबर अपन ने इधर कैलकुलेट किया हुआ है लेफ्ट साइड में 62 डेज, 1 जनवरी से 31, फिर से 31। तो हमारे सारे डेज का कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट टेबल्स मेथड में हम इंटरेस्ट का कॉलम डालते हैं। आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन।
सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, बेटा 200 रुपीज है फॉर 123 डेज एट द रेट ऑफ 6%। 6% आप देख सकते हैं बेटा, ऊपर की लाइन में मैंने लिख के दिया हुआ है, ये देखिए आप यहां पे 6% दिया हुआ है, बराबर है। सो 200 इंटू 123 अपॉन 365 इंटू 6%। तो इस तरीके से आप सबके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है बेटा वो कर सकते हैं। सो ये इसका मैंने किया, वैसे ही दूसरे का करूंगा। मैं ये स्क्रीन पे कर रहा हूं, कैलसी पे कर रहा हूं, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक आ रहा है बेटा आंसर। ऑब्वियसली आप भी ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर्स तो आपके यही आने वाले हैं, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बेटा डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूं। तो तीसरे का कैलकुलेशन करूंगा 3.36, नेक्स्ट का 3.06, उसके बाद वाले का तो 0 ही आना है क्योंकि उसमें डेज ही नहीं थे। ऐसे ही आपको क्रेडिट साइड के लिए भी करना है। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। इसका 1.82, नेक्स्ट इसके बाद आपका अगले वाले का 5.10, उसके बाद वाले का आपको लेना होगा दैट इज 2.55 एंड लास्ट 1.02। तो आप देख सकते हैं कि बेटा यहां पे हम लोगों ने सारे डेज का जो है सारे इंटरेस्ट का जो है बेटा वो कैलकुलेशन कर लिया है, बराबर ना। हम लोगों ने पूरे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया है। अब आपका काम क्या है बेटा, एक बार आपका पूरा इंटरेस्ट फिलअप हो गया, आप अमाउंट कॉलम को पहले हाथ नहीं लगाएंगे। आप सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था बेटा, इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कॉलम के डेबिट की टोटल कितनी है 15.46 और क्रेडिट की टोटल है 10.48। तो हम लोग लास्ट डेट पे यानी ऑब्वियसली 1 फरवरी 20 को आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में लिखना है और यहां आप लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखोगे बेटा, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा, इसका बैलेंसिंग करो जैसे अकाउंट का हमेशा बैलेंसिंग करते हैं। 15.46 उसमें से ऊपर के सारे हम लोग कम करेंगे, ऊपर के ये सारे बेटा हम लोगों ने कम कर लिए, तो ये आंसर आ रहा है 4.97। कितना आ रहा है बेटा, 4.97 आ रहा है, जिससे ये बिल्कुल टैली हो रहा है ना, जिससे बिल्कुल भी बेटा क्या हो रहा है, टैली हो रहा है 4.97 के साथ। और ये जो इंटरेस्ट आपने अब आपने कौन से साइड लिखा, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट लिखा, तो आप तुरंत डेबिट कॉलम में जाओ। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट जिस कॉलम में आता है, जिस साइड में आता है, आपको उसके ऑपोजिट साइड में जाके इंटरेस्ट चार्ज करना है टू इंटरेस्ट अकाउंट। और यही फिगर 4.97 जो बेटा हम लोगों ने यहां पे लिखा था, यही फिगर उठा के राइट साइड मतलब ऑपोजिट साइड में डालना है। और आप एक चीज नोट कर सकते हैं, पहले आपने इंटरेस्ट कॉलम में लिखा था, अब आप अमाउंट के कॉलम में लिख रहे हैं। सो यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे। और इसकी डेट भी 1 फरवरी 20 ही आने वाली है, इसकी डेट भी सेम आएगी, ड्यू डेट आपको इसमें लिखना नहीं है। और एक बार ये हो गया तो आप अकाउंट का नॉर्मल जैसे बैलेंसिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बैलेंसिंग करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है बेटा, ऑब्वियसली अमाउंट कॉलम की डेबिट की टोटल ज्यादा है 1485 है और क्रेडिट की टोटल थोड़ी कम है, तो क्रेडिट की टोटल हमारी जो भी आ रही है बेटा वो हम लोग कम कर लें। ये आ रहा है 195 रुपीज, एक्चुअली इट इज 194.97, ठीक है 194.97 ही आ रहा है। तो डेफिनेटली बेटा आपका इतना अमाउंट जो है वो एज अ क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। सो आई एम श्योर आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि इसके किस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना, इसे किस तरीके से बेटा आपको करना है ये आप समझ चुके हैं। सो आपको अगर कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप डेफिनेटली एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर, लेकिन मैंने ऐसे समझाया कि आपको क्वेरीज नहीं आनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं। हमने पहली टेक्निक तो देख ली इंटरेस्ट टेबल्स मेथड, अब दूसरी टेक्निक है बेटा मींस ऑफ प्रोडक्ट्स मेथड। मींस ऑफ प्रोडक्ट्स मेथड की खासियत क्या है, इसमें इंटरेस्ट कॉलम की जगह पे बस प्रोडक्ट कॉलम आएगा। मतलब ये जो अपन ने बनाया है इसमें जो इंटरेस्ट कॉलम्स यहां पे डाले गए हैं इसके जगह पे क्या बनाया जाएगा, प्रोडक्ट का कॉलम बनाया जाएगा। और उसके बाद जैसे आप पहले बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालते थे, अब आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ये प्रोडक्ट होता क्या है, आपको डेज के कॉलम को अमाउंट के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा और आपको प्रोडक्ट निकालना होगा। पहले अपन डेज और अमाउंट को यूज करके इंटरेस्ट निकाल रहे थे, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। और एक बार ये हो जाए, आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लें, तो इंटरेस्ट की सबसे खास चीज ये है कि आपको बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स पे बेटा आपको सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि सर एक दिन का इंटरेस्ट क्यों निकाला जाता है। बेटा ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का लॉजिक के कारण होता है। आप उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 1/365, इसीलिए वो ऐसा दिखता है कि वो एक दिन का इंटरेस्ट है, लेकिन वो एक्चुअली पूरे साल का ही कंप्यूटेशन होता है एनीवेज। सो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, उसके बाद आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जिस साइड में लिखेंगे उसके ऑपोजिट साइड में जाकर, ऑब्वियस सी बात है हमेशा के जैसे हम ऑपोजिट साइड में जाकर एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और फिर अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। सो इट्स वेरी इजी, है ना, इट्स रियली वेरी इजी। लेकिन यहां पे मैं आपको कुछ चीज और सिखाना चाहूंगा। सिर्फ प्रोडक्ट कॉलम तो नहीं बेटा, यहां पे एक चीज और आपको सीखनी है। जब आप डेज का कैलकुलेशन करते हैं तो डेज का कैलकुलेशन दो तरीकों से किया जा सकता है। एक है फॉरवर्ड मेथड, एक है बेटा बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड का मतलब क्या होता है कि आप डेज का कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। मतलब जैसे अभी अपन ने जो इंटरेस्ट टेबल्स वाले में किया, अपन हर ड्यू डेट से लेके 1 फरवरी तक जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से वो एक फॉरवर्ड मेथड का क्वेश्चन था। बैकवर्ड मेथड या दूसरा इपोक मेथड, इपोक मेथड में आप हर ट्रांजैक्शन की जो ड्यू डेट है उधर से लेके ओपनिंग डेट तक के ट्रांजैक्शन, ओपनिंग डेट तक के डेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक थोड़ी स्पेशल टेक्निक है, मैं दोनों का एक एक एग्जांपल आपके लिए लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरवर्ड मेथड का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने फॉरवर्ड मेथड का एक क्वेश्चन रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय मिस्टर राम टू मिस्टर Siva as on 31st October 2020 by means of product method charging interest at 5% per annum। तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना बेटा एट द रेट 5% पर एनम। डेट्स आपको दी हुई है, ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इट्स इजी। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेट रेडी कर लें। क्या इस क्वेश्चन में हमें ड्यू डेट के कॉलम की जरूरत पड़ेगी? तो बेटा आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन की डेट्स तो है, लेकिन आपको कहीं भी अलग से कोई ड्यू डेट के बारे में नहीं कहा गया है, तो आप ड्यू डेट का कॉलम अगर ना भी ले तो भी चलता है। ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट इस बार वही की वही है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पे ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट जो है वो बना के रेडी रखा है। आप देख सकते हैं सीवा इन अकाउंट करंट विद राम, इंटरेस्ट अप टू 31 अक्टूबर 2020 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके, सो सारी डिटेल्स बेटा मैंने यहां ले ली है। 31 अक्टूबर 2020 5% पर एनम। और कौन बना के भेज रहा है? राम बनाने वाला है, तो राम का नाम कभी भी बाद में आएगा। ठीक है ना, पहले सीवा का नाम, सीवा इन अकाउंट करंट विद राम। चलिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज अप टू अकाउंट करंट डेट। क्यों अकाउंट करंट? क्योंकि ये फॉरवर्ड मेथड है, अगर बैकवर्ड रहती तो ओपनिंग डेट तक आते थे प्रोडक्ट का कॉलम। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ओवर हियर। ये प्रोडक्ट मेथड है, ये इंटरेस्ट वाली मेथड नहीं है, इंटरेस्ट टेबल्स मेथड नहीं है ये। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा ट्रांजैक्शंस का हम पोस्टिंग कर लेते हैं। 1 जनवरी बैलेंस ड्यू फ्रॉम सीवा, तो हमारा सीवा से लेना है ना, बैलेंस ड्यू फ्रॉम सीवा। हमारा सीवा से बेटा पैसा लेने का है। अमाउंट कितना है? 750। और इसकी डेट क्या है? 1 जुलाई 20, है ना, 1 जुलाई 2020। नाउ इसके बाद 15 अगस्त सोल्ड गुड्स टू सीवा, हमने सीवा को और माल बेचा। डेट है 15 अगस्त। बाप रे, छुट्टी के दिन भी ये काम करते हैं। सो टू सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट 1250। उसके बाद हम लोगों ने 20 अगस्त को बेटा 20 अगस्त को कुछ गुड्स रिटर्न किए सीवा ने हमें। ओके, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न जैसा है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 20 अगस्त बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना बेटा? 200 आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। उसके बाद 22 सितंबर को सीवा ने जो है वो चेक पे किया। एंट्री क्या पास करेंगे अपन? बैंक टू सीवा। तो 22 सितंबर, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 800। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सीवा 15 अक्टूबर, सेम इसी तरीके से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2020, ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट टू सीवा। सो बाय कैश 500। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा मेरे सारे के सारे इसका पोस्टिंग हो चुका है डेबिट में, है ना, ओपनिंग बैलेंसेस, उसके बाद सेल्स, और फिर क्रेडिट में ये सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर लिया। अब हम क्या करें?
अब हमें फिर से डेज निकालने हैं जैसे पिछली बार किया था, और मैंने तो आपको बताया बेटा कि डेज निकालने के लिए हम एक फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं और उससे हमारा आंसर बहुत इजी आता है। आपको कहां से कहां तक निकालना होगा बेटा, ट्रांजैक्शन की डेट से यानी 1 जून से, यस, आपको 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक जाना पड़ेगा, फिर 15 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जाना पड़ेगा। ऐसे हर एक डेट के लिए बेटा आपको 31 अक्टूबर तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड वाली मेथड है। तो चलो जल्दी से इसका डेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने आपके लिए बेटा ये सारी डेट्स यहां रखी हैं, 1 जुलाई, 15 अगस्त, 20 अगस्त, 22 सितंबर, 15 अक्टूबर, यही सारी डेट्स थी पीछे। तो चलिए इनका डेज का कैलकुलेशन करते हैं। यहां से कहां तक हमें जाना है, हमें जाना है 31 अक्टूबर तक। तो अक्टूबर के तो 31 पूरे हो गए, ठीक है। अब 1 जुलाई से लेके हमें 31 अक्टूबर तक जाना है। अब आप खुद ही सोचिए, जुलाई के 30 दिन ले या 31 दिन। 1 जुलाई है, आपको जाना है 31 अक्टूबर तक, तो जुलाई के हम लोग 30 दिन कंसीडर करें या 31। यहां पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं मालूम है, वो यहां पे 30 दिन ले लेते हैं क्योंकि जुलाई का 1 दिन हो चुका है। लेकिन बेटा मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे कहा कि आप अगर ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको पहला दिन भी लेना होता है। ओपनिंग बैलेंस के लिए फर्स्ट डे भी काउंट करना पड़ता है, यही तो उसकी खासियत है और यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स यहां पे गलती नहीं करेंगे। सो 1 जुलाई से लेके अगर आप ले रहे हैं लेकिन ओपनिंग बैलेंस के लिए ले रहे हैं तो हम पूरे 31 डेज लेंगे, अगस्त के भी 31, सितंबर के 30, सो अक्टूबर के 31, तो लेने ही हमें 123 डेज पूरे हो रहे हैं। अब 15 अगस्त से जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगस्त के 15 दिन हो चुके, 16 अगस्त के बाकी, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31। 20 अगस्त से जब आप ले रहे हैं तो अगस्त में 31 डेज है, 20 हो गए, 11 दिन अगस्त के, सितंबर के 30, अक्टूबर के बेटा 31। 22 सितंबर से जब आप ले रहे हैं, सितंबर के बचेंगे बेटा 8 दिन, 30 दिन का ही होता है, और उसके बाद अक्टूबर के 31। 15 अक्टूबर से जब आप 31 अक्टूबर तक जा रहे हैं तो सिर्फ 16 दिन हमें लेने हैं। तो चलिए जल्दी से बेटा ये सारे डेज जो हम लोग फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। यहां पे 123, 77, उसके बाद 72, 39, 72, 39 एंड 16। ओके, 72, 39 एंड 16। तो चलिए अब आप प्रोडक्ट्स निकालेंगे। अब आपको प्रोडक्ट किसका किसका लेना है बेटा, अकाउंट करंट की डेट का और डेज का, मतलब सॉरी, अमाउंट का और डेज का, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए फटाफट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक का। आई एम श्योर आपको बेटा, आप जब मेरे साथ में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। आप जब खुद से कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं बेटा उस टाइम पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड के प्रोडक्ट कॉलम्स की टोटल कर ली है, और आपको याद होना चाहिए पिछली बार हमने कैसे किया था। हमने अमाउंट कॉलम को पहले हाथ नहीं लगाया, पहले इंटरेस्ट कॉलम को तब बैलेंस किया था। इस बार हम लोग प्रोडक्ट कॉलम को पहले बैलेंस करेंगे और आखिरी डेट उसे लिखेंगे। डेबिट की टोटल ऑब्वियसली ज्यादा आ रही है, सो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे अक्टूबर 31, 20, ओके, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। पिछली बार बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया था हमने क्योंकि इंटरेस्ट का बैलेंसिंग था उस बार। इस बार तो हम लोग प्रोडक्ट्स का बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, तो हम नाम देंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। और अब यहां पे डेबिट की टोटल में से क्रेडिट के आपको सारे आइटम्स कम करने पड़ेंगे। ये आ रहा है बेटा 134,900। कितना आ रहा है, 134,900। आपको इस 134,900 पे एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ एक दिन का। और आप कौन से साइड में चार्ज करेंगे, ये क्रेडिट में आया है तो हम डेबिट में चार्ज करेंगे बेटा। कहां चार्ज करेंगे, डेबिट में। तो डेबिट में मैं इसी डेट पे लिख लेता हूं 31 अक्टूबर 2020 टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, 134,900 पे आप ऊपर देख सकते हैं बेटा स्क्रीन पर, सेकेंड लाइन में दिया है कि आपको 5% से निकालना है, सो इंटू 5%, और सिर्फ एक दिन का ब्याज है यानी इंटू 1/365। आंसर कितना आ रहा है बेटा, 18 रुपए, ठीक है। एक्चुअली 18.48 आ रहा है, तो हम लोग 18.48 पूरा ले लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पूरा 18.48 कंसिडर किया है, इसलिए मैं भी डेसिमल तक जा रहा हूं।
ठीक है, तो चलिए अब आप इसे बैलेंसिंग करेंगे बेटा। आप देख सकते हैं डेबिट की अमाउंट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट के अमाउंट की टोटल कम है। तो अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आने वाला है बेटा? डेबिट में 2018 है, उसमें से ऊपर के सब कुछ कम कर लो तो हमारा आता है 500, कितना आ रहा है बेटा? 518 रुपए 48 पैसे। ठीक है, 518 रुपए 48 पैसे। ऑब्वियस बात है, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ जो टोटल मैं यहाँ पे ले रहा हूं वो टोटल इस तरीके से आएगी 2018 रुपए 48 पैसे। ठीक है, चलिए सो हमारे सारे कॉलम्स की बैलेंसिंग हो गई। आई होप आप समझ गए हैं। पहले आप हर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से अकाउंट करंट की डेट तक जा रहे हैं। दिस इज फॉरवर्ड मेथड। ओके, दिस इज फॉरवर्ड मेथड। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला, ऑपोजिट साइड में गए, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया एक दिन का, है ना? इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब इसमें भी हमने ये वाला तो बनाया ही था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, जो कि है बेटा इपोक मेथड। इपोक मेथड देखिए, नॉर्मली यहां पे स्टूडेंट्स को ये जल्दी याद नहीं रह पाती बेटा इपोक मेथड। तो मैंने इपोक मेथड के सारे जो स्पेशल फीचर्स हैं, जो 4 स्पेशल फीचर्स है बेटा, वो मैंने यहां पे लिख के रखे हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। जब आप डेज कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, जब अपन पहले डेज कैलकुलेट करते थे ना, मान लीजिए 10 सितंबर से 30 सितंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 सितंबर को इग्नोर करते थे और 30 सितंबर तक कैलकुलेट करते थे, यानी 20 दिन कैलकुलेट करते थे, तो एक दिन अपन छोड़ देते थे। इसमें ऐसा नहीं होता है ना। जब आप इपोक मेथड से कर रहे हैं, यानी आप बैकवर्ड मेथड से सॉल्विंग कर रहे हैं, आप डेज पीछे लेकर जाने वाले हैं, तो आपको ओपनिंग डेट, अकाउंट करंट आप जितने पीरियड का बना रहे हैं बेटा, ओपनिंग डेट भी लेनी है और ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट भी लेना है। मान लीजिए आप 1 जुलाई से अकाउंट करंट बनाना स्टार्ट किए और ड्यू डेट आपके अकाउंट इसकी है मान लीजिए 15 जुलाई, तो आप 14 दिन नहीं लेंगे, आप पूरे 15 दिन लेंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब ओपनिंग डेट भी लेना है और ड्यू डेट भी लेना है। फॉर ओपनिंग बैलेंस डेज विल बी 0। पिछली बार क्लोजिंग बैलेंस के लिए 0 डेज होते थे, इस बार ओपनिंग बैलेंस के लिए डेज हमेशा 0 होंगे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपको इस बार एंट्री लेनी पड़ेगी और डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो भी इंक्लूसिव ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स का पूरा एक गैप आपको लेके क्लोजिंग बैलेंस के लिए करना है। ये थोड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट होती है, मैं आपको कराऊंगा बेटा, मैं इसका क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, तो उस क्वेश्चन में ये चीज हम क्लियर कर लेंगे। एक स्पेशल एंट्री आपको लेनी पड़ती है क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी, है ना। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर एक बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, उसकी एक स्पेशल एंट्री लेके आपको उसका सॉल्विंग करना पड़ता है। ये एंट्री में अमाउंट तो नहीं लिखा जाता, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट निकालकर प्रोडक्ट कॉलम में जरूर लिखा जाता है। और इसकी एक खासियत याद रखना, ये कौन से कॉलम में लिखा जाएगा। In this entry, the closing balance is not written, but the amount of product is on closing balance is entered in opposite column. मतलब अगर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो आप ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो ये आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये एक बहुत स्पेशल चीज है। ये सब बेटा जब क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, मैं आपको कराने वाला हूं। इंटरेस्ट इज एंटर्ड ऑन द सेम साइड एज बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इज एंटर्ड। इसकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। पहले आपने दोनों क्वेश्चंस में जो आज हमने सॉल्व किए, उसमें जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आता था उसके ऑपोजिट साइड में जाके इंटरेस्ट लिखते थे, लेकिन इपोक मेथड में जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा आप उसी साइड में बेटा इंटरेस्ट का एंट्री करने वाले हैं। यानी अगर आप बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ही लिखने वाले हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट, है ना। आई एम श्योर आप ये 4 डिस्टिंग्विशिंग फीचर समझ चुके हैं। पहला, डेज में आपको ओपनिंग डेट और ड्यू डेट दोनों ऐड करनी है। फिर ओपनिंग बैलेंस तो 0, ओपनिंग बैलेंस के लिए डे 0, क्लोजिंग बैलेंस की एक स्पेशल एंट्री लेकर आपको ऑपोजिट साइड में जाकर आपको उसके डेज के ऊपर पूरे अकाउंट पीरियड के डेज का आपको प्रोडक्ट निकालना होगा और इंटरेस्ट उसी साइड में आएगा जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आता है। तो चलिए ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किए इसे क्वेश्चन में देख लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। From the following particulars, make up an account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y as on 31st December 19, taking interest into account at the rate of 18% per annum। यानी 18% per annum से हमें एक अकाउंट करंट बनाना है जो X Y को देने वाला है। To be rendered by X to Y,
हमने हमेशा देखा है बेटा, जो बनाने वाला है, जो देने वाला है, उसका नाम बाद में आता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे y इन अकाउंट करंट विद x। कुछ ट्रांजैक्शन दिए, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, अरे वाह। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस अंडर बैकवर्ड मेथड। ओके, सो हम बैकवर्ड मेथड में जाने वाले हैं। ओके, सो हम लोग बैकवर्ड मेथड में जाने वाले यूजिंग द प्रोडक्ट्स मेथड। ओके, सो चलिए लेट्स मूव अहेड। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, है ना। ये हमारा बेटा फॉर्मेट रेडी है। y इन अकाउंट करंट विद x, इंटरेस्ट अप टू 31 December 19 एट 18% पर एनम। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट इस बार मैंने क्यों ले रखा है, क्योंकि यहां क्रेडिट पीरियड वगैरह दिया हुआ है ना। सो ड्यू डेट इसलिए हमने लिया, हमने देखा था पहले भी जब अपन ने पहला क्वेश्चन किया, 6 कॉलम पहली साइड में, 6 कॉलम दूसरी साइड में, है ना। 6 कॉलम डेबिट में बेटा, 6 कॉलम क्रेडिट में, टोटल 12 कॉलम्स की आपको जरूरत है। आप इसे लैंडस्केप मोड में भी बना सकते हैं, तो वैसा कर लीजिएगा, है ना। अब बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, चलिए फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, सो 1 जुलाई 19, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, यानी वाई हमें देने वाला है तो हम तो लेने वाले हुए ना। सो डेबिट में लिखा जाएगा बेटा 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 19, उसकी ड्यू डेट तो वही होती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 रुपए, ठीक है। उसके बाद 30 जुलाई को हमने मिस्टर वाई को माल बेचा, तो एंट्री बनेगी वाई टू सेल्स 30 जुलाई। इसकी ड्यू डेट क्या दी बेटा, क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 1 मंथ, ठीक है, तो 30 अगस्त। बेटा कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है, 1 महीना ऐड करते हैं और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लेते हैं। बेटा ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, यहां पे सिर्फ क्रेडिट पीरियड आला हो रहा है, ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, कोई ग्रेस डेज नहीं आएगा यहां पे। सो टू सेल्स अकाउंट कितना आ रहा है बेटा, 300 रुपए। उसके बाद हमने मिस्टर वाई से माल परचेज किया 1 अगस्त को, ऑब्वियसली हम क्रेडिट में जाएंगे। हमने माल परचेज किया वाई से, एंट्री क्या बनेगा, परचेजेस टू वाई, सो क्रेडिट में लिखेंगे अगस्त 1, इसमें भी 1 महीने का पीरियड, सो सितंबर 1, ठीक है। और इसमें बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा बेटा बाय परचेजेस, 200 रुपए। चलिए आगे, उसके बाद हमें कैश मिली वाई से, एंट्री क्या बनेगा, कैश टू वाई, तो ऑब्वियसली क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट कितना 100। इसकी डेट है 1 सितंबर। और एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो इसकी डेट है बेटा, कैश मिलने की ड्यू डेट हमेशा वही कंसिडर की जाती है। उसके बाद 1 सितंबर को ही मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, वाई ने एक्सेप्ट किया हमारा ड्राफ्ट एट 3 मंथ, तो ये बेटा हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। सो हम लोग ऑब्वियसली एंट्री क्या पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि वाई एक्सेप्टर है तो हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल हो गया वो। सो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री कितने की, 400 रुपए की। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 1 सितंबर का ही डेट है, लेकिन इसकी ड्यू डेट क्या आएगी बेटा, इसमें आपको 3 दिन ग्रेस के भी लेने पड़ेंगे, तो 4 दिसंबर इसकी डेट आने वाली बेटा, 4 दिसंबर इसकी डेट आने वाली है। कैसे 4 दिसंबर आया, 1 सितंबर से 3 महीना 1 दिसंबर 3 दिन ग्रेस, तो 4 दिसंबर ये हो गया। तो ये तो हमारे सारे डेज हमारे ये आ गए, लेकिन अब हम इपोक मेथड से करने वाले हैं, बैकवर्ड मेथड से करने वाले हैं, तो हमें सबके डेज बेटा पीछे तक लेके जाने हैं। मतलब ये ट्रांजैक्शन शुरू कहां से हो रहे हैं, इसकी पहली डेट क्या थी बेटा, ओपनिंग बैलेंस की 1 जुलाई, तो हमें हर एक ट्रांजैक्शन को 1 जुलाई तक लेके जाना है। 1 जुलाई से 1 जुलाई तो 0 डेज होता है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1 जुलाई से 30 अगस्त ड्यू डेट तक जाना है, तो इसके डेज कैलकुलेट करना है बेटा, अपने को चार्ट तो लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। सो हमें हर बार 1 जुलाई तक जाना है बेटा, 1 जुलाई से 1 जुलाई 0 डेज। अब आप 1 जुलाई से 30 अगस्त जा रहे हैं, तो जुलाई के कितने लोगे, पूरे 31, क्योंकि ओपनिंग डेट भी लेनी है, और अगस्त के भी पूरे 30 लेने हैं, क्योंकि आप दोनों डेट्स को लेने वाले हैं, ओपनिंग डेट को भी और ड्यू डेट को भी। तो 30 अगस्त ये हो गया बेटा, यानी 61 डेज आ रहा है, तो मैंने यहां पे 61 लिख लिया है, ये 30 अगस्त को। अब आगे 1 सितंबर के बेटा 2 ट्रांजैक्शन है, तो चलिए 1 सितंबर बेटा, यहां पे ऑब्वियसली बात है, जुलाई के पूरे 31
अगस्त के पूरे 30 और सितंबर का एक दिन। सो ये 62 डेज है ना, ये बेटा 62 डेज हो गए। वैसे ही यहां पर आपको फिर से 1 सितंबर है तो फिर से 62। अब आप देख सकते हैं 4 दिसंबर, बेटा 4 दिसंबर यानी पूरे के पूरे जुलाई के दिन, अगस्त के दिन, सितंबर के दिन, जुलाई के पूरे, अगस्त के, अरे यार सो सॉरी, अगस्त में तो 31 दिन होते हैं, बाय मिस्टेक मैंने ये कर दिया। यस, अगस्त में 31 दिन होते हैं बेटा, सो सॉरी, यहाँ पे 63 आना था, ठीक है। यस, अगस्त के 31, वो बाय मिस्टेक पिछला 30 अगस्त था तो मैंने वही 30 नीचे ले लिया था। यस, सो 4 दिसंबर, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के पूरे 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के पूरे 30 और दिसंबर के 4, यानी 157 डेज हमारे आ रहे हैं बेटा। कितने आ रहे हैं? 157। जुलाई के पूरे 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर 30 का महीना है और दिसंबर के 4, यानी 157 डेज बेटा इसके आ रहे हैं। कितने? 157 डेज। और अब सबसे स्पेशल, यहां पे सबसे स्पेशल आपको याद है बेटा, मैंने जब सिखाया मैंने आपसे कहा कि आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी बेटा प्रोडक्ट लेना होगा। अब यहां पे देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है अकाउंट में, 900 रुपए डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल 700। कोई बच्चा भी बोल देगा 200 रुपए, है ना। 900 रुपए बेटा डेबिट की टोटल, 700 रुपए क्रेडिट की टोटल। कोई भी बोलेगा कि सर डेबिट बैलेंस है 200 रुपए का, डेबिट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है 200 रुपए का। मैंने आपसे कहा है, मैं वो लाइन आपको जरूर वापस पढ़ा दूं कि जो भी बैलेंस होता है बेटा, जो भी बैलेंस होता है आपको उसके ऑपोजिट साइड में लिखना है। आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 200 का, 200 का डेबिट ज्यादा है तो आप क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं और ये कितना आएगा बेटा वो भी मैं आपको यहां पे बता दूं। ये आने वाला है 200 रुपए पे कितने दिन का बेटा, कितने दिन का आपको पूरे दिन का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग से लेके आखिरी डेट तक। यानी मुझे ये सारे दिन प्लस दिसंबर के भी 31, यानी 184 डेज का कैलकुलेशन करना होगा। जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट, पूरे 184 डेज के लिए कैलकुलेट करना है। तो 200 इंटू 184, चलो बेटा फटाफट कैलकुलेट कर लें। 200 इंटू 184, 36,800। आप डेज में 184 लिख के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। तो 36,800 इसका टोटल प्रोडक्ट आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस पे। ये सबसे स्पेशल पार्ट है बेटा जो आप पहले मेथड में नहीं करते थे। आप क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी प्रोडक्ट निकालते हैं और वो प्रोडक्ट पूरे पीरियड का होता है और वो पूरे पीरियड का प्रोडक्ट आपको यहां पे लेना पड़ता है ऑपोजिट साइड में। जिस साइड में बैलेंस ज्यादा है, जैसे डेबिट में ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट हुआ तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब हम लोग सारे के सारे डेज का बेटा एक बार ये कर लेते हैं, फटाफट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये हमने कर लिया, ठीक है, ये हमने बेटा कर लिया। चलिए प्रोडक्ट कॉलम्स की भी हमने टोटलिंग कर ली और अब आप देख सकते हैं बेटा कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो हम लोग डेबिट साइड में जाके लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, महीने की आखिरी डेट पे ये दिसंबर की 31 तारीख को बेटा ये सब कुछ हो रहा है ना। तो हम लोग 31 को लिखेंगे यहाँ पे, इसमें ड्यू डेट्स नहीं लिखी जाती। टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, अब कितना बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है बेटा कर लीजिए। क्रेडिट का टोटल है 1,18,500 और उसमें से डेबिट के बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स कम कर लीजिए, यानी 18,300 कम हो गया तो बेटा 1,02,000 आया हमारा बैलेंस। और 1,02,000 ये आ जाने के बाद बेटा याद है आखिरी फर्क, जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आता है उसी साइड में आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मैं तुरंत नीचे लिख देता हूं टू इंटरेस्ट अकाउंट, बेटा इसी 1,02,000 के ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट निकालो। 18% ऊपर हमने लिख रखा है तो इंटू 1/365, एक दिन का 18% के हिसाब से 49.41 आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ 49 भी लेंगे तो चलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली शायद सिर्फ 49 लिया हुआ है, ठीक है, व्हाटएवर।
ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, उसमें आपको मार्क्स नहीं कटते, ये बात हमेशा याद रखना। राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। यस, सो 49.41। तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 249.41। ये हमारा बैलेंस कैरीड डाउन आने वाला है बेटा। कितना आने वाला है? 249.41। चलिए, यस, सो 949.41 दोनों साइड की टोटल आ गई और 249.41 आपका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है। आप इसे राउंडिंग ऑफ अगर 249 पे करते हैं तो चलता है, इट्स इज एक्सेप्टेबल। तो ये थी इपोक मेथड। स्पेशलिटीज जो जो थी इसकी एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं। सबसे पहले ओपनिंग डे 0, जो जो स्पेशल है बेटा वो मैं अलग अलग से मार्क करके आपको दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। ओपनिंग पे डे 0 प्रोडक्ट 0। क्लोजिंग के लिए आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, सबसे खास चीज। उसके बाद एक बड़ा फर्क क्या है, आपको ओपनिंग डेट भी लेनी है और ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी लेनी है। तो 1 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक, जुलाई के पूरे 31 और अगस्त के पूरे 30, तो ऐसे लेके हम लोग ओपनिंग डेट भी लेते हैं और क्लोजिंग डेट भी, मतलब जहां तक बना रहे वहां तक भी। और इसकी खासियत एक और ये है कि जिस साइड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा उसी साइड में इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर और आप अच्छे से बेटा भी इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर में अगला टॉपिक क्या है जो आपको याद रखना है, वो है इपोक मेथड। तो हमने खत्म कर दिया बेटा। अब एक टॉपिक आता है रेडिंग इंटरेस्ट का। रेडिंग इंटरेस्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ निगेटिव इंटरेस्ट। जब ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट करंट की डेट के आगे चली जाती है, अकाउंट करंट की जो डेट होती है ना बेटा, उसके भी आगे अगर ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसका एक निगेटिव इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये उसी साइड में डेज निगेटिव लिख दिए जाते थे और प्रोडक्ट भी निगेटिव लिखे जाते थे। लेकिन अब वैसा नहीं होता प्रैक्टिकली। अब हम लोग इसे कोई रेड इंक में भी नहीं लिखते, हम लोग ब्लू इंक में ही लिखते हैं और जनरली ऑपोजिट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, या तो आप उधर ही निगेटिव करके दिखा दो या ऑपोजिट साइड में प्रोडक्ट, ऑपोजिट साइड में बेटा आप पॉजिटिव करके दिखा दो तो भी चलता है। और इसे लिखा जाता है टू या बाय रेडिंग प्रोडक्ट के नाम से, टू या बाय रेडिंग प्रोडक्ट के नाम से। सो बेसिकली व्हाट इज रेडिंग इंटरेस्ट? when the due date falls beyond the date of the account current, so interest for that excess period is kind of a negative interest और वो रेडिंग इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जनरली रिटन इन रेडिंग। नाउ इसको समझाने के लिए भी बेटा मैंने एक क्वेश्चन जो है आपके लिए यहां पे ले रखा है। ठीक है, सो चलिए, following running transactions took place between me and you during the month of February 2020. Okay, there are a lot of transactions. Prepare an account current to be sent by me to you as on 31st March 2020 along with interest at 12% per annum. Assume February of 28 days. साल है 2020 का, लेकिन assume February of 28 days दिया है और शानपना देखो लास्ट लाइन में दिया है सीधा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है ना, कई बच्चे पूरा सॉल्विंग कर लेते हैं और एग्जाम से आने के बाद में उनको याद आता है अरे यार फरवरी तो 28 डेज का ही लेने बोला था। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ेंगे और ये फरवरी 28 वाली खास बात हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने इपोक का एक कर लिया, अब इपोक का और नहीं करेंगे। अब जो भी है बेटा हम लोग फॉरवर्ड मेथड से ही करेंगे, वही इजी रहती है। सो लेट्स मूव अहेड। ये बेटा मैंने पूरा फॉर्मेट यहां बना रखा है। यू इन अकाउंट करंट विथ मी, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2020 और एट 12% पर एनम। क्योंकि इस बार ड्यू डेट्स भी आपको दे के रखी है, जैसे इनवॉइस डेट वगैरह, चेक की डेट, तो ऐसे आपको ये सब दे रखा है, तो इसलिए मुझे ड्यू डेट का कॉलम डालना पड़ा। 6 कॉलम इस तरफ, 6 कॉलम उस तरफ। चलिए लेट्स मूव अहेड। अमाउंट पेएबल बाय यू टू मी, तो हमारा क्या है बेटा, मी से, हमारा यू से लेना है ना। ये यू इन अकाउंट करंट विथ मी है, मी बना रहा है फॉर यू, है ना। सो यू इन अकाउंट करंट विथ मी और यू ही देने वाला है, तो हमारा तो लेने का है बेटा। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 5000। इसकी डेट 1 फरवरी, सो फरवरी 120 है ना। इसकी ड्यू डेट भी वही गिनी जाएगी, 5000। चलिए सारे ट्रांजैक्शंस फटाफट पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 5 तारीख को सेल किया है बेटा बाय मी टू यू, यानी हमने यू को माल बेचा है
टू सेल्स अकाउंट 8250, इसकी डेट क्या है? 5 जुलाई है, फरवरी 5/20, और इनवॉइस की डेट है 4 अप्रैल। ओके, सो 4 अप्रैल, सॉरी 7 अप्रैल, नॉट 4 अप्रैल, यस 7 अप्रैल 2020, और 8250, यस रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी 10,000। तो हमें एक एक्सेप्टेंस मिला है ना, हमें एक एक्सेप्टेंस मिला, तो हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है बेटा। क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय बीआर अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है? ऑब्वियसली 10,000, और इसकी डेट क्या है? 8 फरवरी को मिला, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी बेटा? 3 महीने का ये है, तो 8 फरवरी से 3 महीने कहां हो जाते हैं? 8 फरवरी, 8 मार्च, 8 अप्रैल, और 8 मई प्लस 3 दिन और 11 मई, है ना? 11 मई बेटा, ये अकाउंट करंट की डेट के आगे जा रहा है, देख लो देख लो। चलो करेंगे बेटा इसको। अच्छा, इस ये समझाने के लिए तो हम कर रहे हैं। 10 तारीख को यू सोल्ड गुड्स टू मी, यानी यू ने माल बेचा है, हमारे लिए परचेज है बेटा। सो बाय परचेज अकाउंट, डेट बाय परचेज अकाउंट बेटा कितना? 11,000, और 10 फरवरी, 10 फरवरी, उसकी इनवॉइस की डेट है 10 मार्च बेटा, इनवॉइस डेट यानी ड्यू डेट एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे, मी रिसीव्ड अ चेक, यानी हमें एक चेक मिला यू से बाय बैंक अकाउंट। कितने का चेक है बेटा? 7,500 का चेक है। कब मिला हमें? हमें 12 फरवरी को मिला, लेकिन इस चेक की डेट है 12 अप्रैल की। अरे वाह, 12 अप्रैल की चेक की डेट। कैश पेड बाय मी टू यू, यानी हमने बेटा कैश पे किया यू को, सो हम एंट्री क्या करेंगे? यू टू कैश, यू टू कैश 2500, है ना? हमने उसे पे किया बेटा 2500 16 तारीख को। उसके बाद 24 तारीख, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी, यानी हमने एक बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया फ्रॉम यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल, ड्यू डेट उसकी 24 मार्च। तो हमने एक बिल एक्सेप्ट किया है, एंट्री बनेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। सो इसलिए वाई के डेबिट में बेटा मैं लिख रहा हूं टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ रहा है इसका? 5,000, और इसकी डेट क्या है? 24 फरवरी, 24 फरवरी प्लस उसकी ड्यू डेट है 24 मार्च। क्या हमें इसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ने हैं? बेटा नहीं जोड़ने, क्योंकि ड्यू डेट उसने खुद ने कैलकुलेट करके दी है, तो अपन जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो 24 मार्च 5,000, और इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन 28 तारीख को, कैश पेड बाय यू टू मी, तो हमें कैश मिला है 28 तारीख को। एंट्री बनेगा बाय कैश अकाउंट, डेट है 28 फरवरी, उसकी ड्यू डेट भी वही हो गई, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस का बेटा हमने पोस्टिंग तो कर लिया, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बेटा यहां पर हम एक एक करके डेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इस बार मैंने आपके लिए वो टेबल लेबल जो है बेटा वो मैं नहीं बनाते बेटा, ठीक है। टेबल वेबल हम लोग क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अब मैं सोचा, आप ऑब्वियस बात है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। 1 फरवरी से लेके आपको 31 मार्च तक के दिन लेने हैं। क्या फरवरी का पहला दिन लेना या नहीं लेना? ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल लेने वाले हैं। तो फरवरी के पूरे 28 दिन, 29 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बेटा आपको बोला है एज्यूम फरवरी ऑफ 28 डेज, तो 28 दिन फरवरी के पूरे और 31 दिन पूरे के पूरे मार्च के। 7 अप्रैल, तो बेटा ये तो निगेटिव हो रहा है यहां पे, 7 अप्रैल और 31 मार्च पे तो ये खत्म हो रहा है हमारा, तो 7 अप्रैल है, ये तो हम आगे जा रहे हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे महीने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020। इसकी ड्यू डेट कितनी थी बेटा? इसकी ड्यू डेट यहां पे लिखनी चाहिए हमें 7 अप्रैल 2020, और आप इस तरीके से लिखेंगे बाय रेड इंक प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखना एज पर कॉन्ट्रा
बाय रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, अमाउंट में कुछ मत लिखिए, डेज लिखिए बेटा, कितने दिन एक्स्ट्रा है, 7 अप्रैल तक जा रहे हैं आप, 31 मार्च के बाद 7 दिन हो रहे हैं, तो 7 दिन लेना है, और प्रोडक्ट किसका किसका लोगे, ये 7 दिन का और ये वाली अमाउंट का जिसका वो ट्रांजैक्शन था 8250, सो ये आ रहा है बेटा 57,750, 57,750। आई होप आप सब समझ रहे हैं। आपको यहां अमाउंट नहीं लिखनी है, डेज लिख लेना है और प्रोडक्ट लिख लेना है, ठीक है। मैं यहां पे भी प्रोडक्ट फटाफट लिख लेता हूं ताकि वापस से कुछ पेंडिंग ना रहे अभी। उसके बाद 16 फरवरी, 16 फरवरी से 31 मार्च, फरवरी के 28 ही दिन है, तो 12 दिन बाकी है बेटा फरवरी के। तो सॉरी, हम लोग कहां पहुंच गए, यस, तो फरवरी के 12 और मार्च के 31, तो हमारे हो गए बेटा 43 डेज, मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया। 24 मार्च, 24 मार्च से 31 मार्च 7 दिन कर लीजिए। चलिए आगे, अब यहां पे 11 में फिर से निगेटिव हो रहा है, फिर से हम अकाउंट करंट की डेट के आगे जा रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड में जाकर लिखेंगे, फिर से महीने की आखिरी तारीख, महीने की नहीं सॉरी, पीरियड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020, लेकिन ड्यू डेट में आपको उस ट्रांजैक्शन की डेट को लेना है। टू रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, टू रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, 10,000 रुपया बेटा वो था, डेज पहले कैलकुलेट करो, 31 मार्च के बाद अप्रैल के 30 और मई के 11 यानी 41 डेज, सो 10,000 इंटू 41, ये हो गया बेटा 4,10,000। अगला वाला ट्रांजैक्शन हमारा 10 मार्च का है, तो 10 मार्च से लेके 31 मार्च 21 दिन हो रहे हैं, 21 दिन का फटाफट आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला फिर से 12 अप्रैल है, यानी फिर से हम बियॉन्ड द ड्यू डेट जा रहे हैं, तो वापस से मुझे यही सब लिखना पड़ेगा। चलिए 31 मार्च, इसकी डेट हम लोग ले रहे हैं बेटा 12 अप्रैल, टू रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, डेज सिर्फ 12 है, और इसका पीरियड कितना लेना होगा बेटा, आपको 7,500 के ऊपर 12 दिन के हिसाब से 90,000 लेने हैं। और लास्ट ट्रांजैक्शन जो मेरा बाकी है वो है 28 फरवरी से लेके 31 मार्च, फरवरी खत्म हो चुका है, 31 मैं सिर्फ इसके लेने वाला हूं मार्च के, ठीक है। याद रखना मैंने फरवरी 29 का नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन में मना किया है। सब कुछ हो चुका है, अब आप हमेशा के जैसे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स को पहले बैलेंस करेंगे। मुझे दिख रहा है कि डेबिट में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 9,37,000 है, तो मैं क्रेडिट में ही लिखने वाला हूं लास्ट डेट पे, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले ये निकाल लीजिए बेटा फटाफट, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट फटाफट फटाफट निकाल लें। और इसके बाद ये आ रहा है 5,71,250, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 1 दिन का, और ऑपोजिट साइड में चार्ज। आई एम श्योर मेरे बताने से पहले बेटा आप लोगों के ये सब दिमाग में आने लग गया होगा अब तो, ठीक है। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके ऊपर 1 दिन का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सो 1 दिन का इंटरेस्ट इंटू 1/365, और इसका रेट कितना है 12%, सो इंटू 0.12, तो ये आ रहा है बेटा 187.80 समथिंग, तो यानी हम 188 जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। 188 या हम कुछ कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट की टोटल कम है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2020, बैलेंस कर लीजिए बेटा 31,000 जो क्रेडिट का टोटल है उसमें से डेबिट के कम कर लीजिए सब कुछ। मैंने गलती से इसे है ना यहाँ पे लिख दिया है, अमाउंट कॉलम में लेना था ना इसको, तो 571,250 के ऊपर 1 दिन का 12% के हिसाब से दैट वाज 187.8, तो चलिए 31,000 माइनस सम ऑफ दिस एंटायर थिंग, तो आ रहा है 10062, ओके 10062, ठीक है। थोड़े बहुत राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस आप देख सकते हैं बेटा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना।
राउंडिंग ऑफ ऑब्वियसली आप 188 पे इसका राउंडिंग ऑफ करके कर लीजिएगा तो भी चलता है बेटा, तो भी चलता है। 188 लेके आप सॉल्व करो तो भी चलेगा, है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑफ द प्रोडक्ट्स मेथड। अब हम लोग आखिरी मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस मेथड। सबसे ज्यादा इस मेथड का इस्तेमाल होता है बेटा बैंकिंग के केसेस में, ठीक है। क्यों बैंकिंग के केसेस में? क्योंकि उसमें है ना डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट अलग होता है और क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट अलग होता है। Also known as periodic balance method is usually adopted in case of banks. इसमें डेज की क्या खासियत है? डेज आपको फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द ड्यू डेट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी जो अगला ट्रांजैक्शन आएगा उसकी ड्यू डेट तक के ही डेज आपको लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इस ट्रांजैक्शन की डेट से अगले ट्रांजैक्शन की डेट तक के ही डेज लेने हैं। आपको कोई मतलब बेस डेट कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्लोजिंग ऑफ पीरियड तक के डेज जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन को इस बार मल्टीप्लाई नहीं करते। पहले अपन कैसे अमाउंट को डे से मल्टीप्लाई करते थे, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हर ट्रांजैक्शन के बाद में उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। बैंक्स में क्या होता है बेटा, हर ट्रांजैक्शन के साथ आपका बैलेंस चेंज होते जाता है, बराबर ना बेटा। हर ट्रांजैक्शन के साथ आपका बैलेंस चेंज होते जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन के साथ जैसे जैसे बैलेंस चेंज होते जाएगा वैसे वैसे आप जो नया बैलेंस आएगा उसे डे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैं इसका भी एक एग्जांपल लाया हूं आपके लिए, तो वो भी आपका थरली कवर होने वाला है, ठीक है। मैं चैप्टर का जब रिवीजन कराता हूं बेटा कुछ भी चीज नहीं छोड़ता, या आप अपने आखिरी दिन पर भी ये लेक्चर वापस देख सकते हैं, याद रखिएगा। जब भी आप रिवाइज करने लगो एक बार इसको देख लो, आपके सारे कंसेप्ट अपने आप ही कवर हो जाएंगे। आप भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ, ठीक है। चलिए, इफ द अमाउंट रिप्रेजेंट्स अ डेबिट बैलेंस तो हम लोग उसका प्रोडक्ट करके डेबिट प्रोडक्ट कॉलम में लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में लिखेंगे। यानी आपको डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट के ऐसे कॉलम्स बनाने होंगे, उनका टोटलिंग किया जाएगा लेकिन बैलेंसिंग नहीं होगा। क्यों इस बार बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं निकालते? उसका रीजन ये है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंक्स में जनरली डेबिट और क्रेडिट पे अलग अलग होता है। इंटरेस्ट आप हर टोटल के ऊपर बेटा निकालेंगे, मतलब डेबिट टोटल के ऊपर अलग निकालो, क्रेडिट टोटल के ऊपर निकालो, और जो नेट इंटरेस्ट आएगा फिर वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर नेट इंटरेस्ट हमारा देना निकलता है तो हम लोग बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखकर बेटा दे देंगे, और अगर हमारा लेना निकलता है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से अटका लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट मेथड्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहां पे रखा है ताकि आपको इसका पूरा आइडिया आ सके। On 2nd January 2020, Vinod opened a current account with the Allahabad Bank Limited, deposited a sum of 30,000. He further deposited the following amounts. 15 जनवरी 12,000, 12 मार्च 8,000, 10 में उसके कुछ विड्रॉवल्स भी दिए हैं। इसमें एक ट्रिकी चीज देख लो, आपकी डिपॉजिट्स की डेट और विड्रॉल्स की डेट बीच बीच में है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा सॉल्विंग के टाइम पे कि पहले पूरे डिपॉजिट्स कर लिया और फिर पूरे विड्रॉवल्स। नो, यू मस्ट गो क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली हमें इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस चेंज होते जाएगा। शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ अलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30th June. कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। ओके, ग्रेट। एज्यूम फेब्रुआरी और 28 डेज, है ना। 2020 होने के बावजूद भी, लीप ईयर होने के बावजूद भी वो कहता है कि फेब्रुआरी 28 एज्यूम करके सॉल्व करो, तो आप 28 एज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा? इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, और इसका फॉर्मेट ये रहा बेटा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ रही है आपको? 9 कॉलम्स। कितने? 9 कॉलम्स। पहले के हर टेक्निक में अपन 12-12 कॉलम्स बना रहे थे, इसमें 9 कॉलम्स बनाए जा रहे हैं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स, विड्रॉवल, डिपॉजिट्स, बैलेंस, ये 5, और अगले 4 ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, डेज टिल द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमें ये 9 कॉलम्स लगेंगे। हेडिंग हमने डाल दी है विनोद करंट अकाउंट विद अलाहाबाद बैंक लिमिटेड। इंटरेस्ट आपको 30 जून तक का लेना है, और 5% डेबिट बैलेंस पे, 2% बेटा क्रेडिट बैलेंस पे, ठीक है। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, है ना, लेट्स गेट गोइंग। ऑन 2nd January 2020 विनोद ओपन अ करंट अकाउंट, और उसने 30,000 रुपया जमा कर दिया बेटा 2nd January 2020 को। सो लेट्स स्टार्ट 2nd January 2020, है ना। हम बैंक है, हमारे पास विनोद आके पैसा जमा कर रहा है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बाय कैश अकाउंट,
है ना। हम क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, बाय कैश अकाउंट, कितना डिपॉजिट किया बेटा उसने 12,000, तो बैलेंस कितना हो गया 12,000, और ये बैलेंस कौन सा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है। ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। चलिए आगे क्या हुआ, वो 15 जनवरी को आया और उसने और रुपए जमा कर दिए 12,000। अरे यार सो सॉरी, ये ऊपर का 30,000 था, मैंने बाय मिस्टेक 12 लिख दिया यहां पे, 30,000, यस। और फिर वो वापस से आया बेटा और उसने 12,000 जमा किए 15 जनवरी को। सो फिर से आएगा बेटा बाय कैश अकाउंट, फिर से उसने 12,000 जमा किए, तो अब हो गया बेटा 42,000 का उसका बैलेंस। कैसे 42, पहले 30,000 थे, अब 12,000 और जमा हो गए, तो उसके तो 42,000 जमा हो गए टोटल। सो 42,000 क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट बैलेंस क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि आपको पता होगा बैंक इज द रिसीवर, बैंक एंट्री पास कर रही है कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो हम विनोद को क्रेडिट करते जा रहे हैं, है ना, हम विनोद को क्रेडिट करते जा रहे हैं। बेटा आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये पासबुक का फॉर्मेट है, काफी हद तक आपने बीआरएस के चैप्टर में भी पासबुक बनाया होगा, आई एम श्योर ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है। चलिए आगे, अब क्या उसने पैसे जमा किए या विड्रॉ, बेटा 12 मार्च को जमा हुआ है और विड्रॉ 15 फरवरी को हुआ है, तो ऑब्वियसली पहले 15 फरवरी आएगा, तो उसका हमें एंट्री लेना पड़ेगा 15 फरवरी। टू कैश अकाउंट हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश, विनोद कैश ले जा रहा है, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आप टू सेल्फ भी लिख सकते हैं। बैंक्स में अगर आपने देखा होगा बेटा पासबुक में कई बार टू सेल्फ लिखा होता है, तो आप टू सेल्फ भी लिख सकते हैं। विड्रॉ किया बेटा उसने 26,000, तो अब उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, पहले 42,000 क्रेडिट था, अब उसका बैलेंस बेटा 42,000 क्रेडिट में अगर आप 26,000 डेबिट कर देते हैं तो 16,000 क्रेडिट ही बचेगा, डेबिट नहीं होगा। 42,000 क्रेडिट में अगर आप 26,000 से डेबिट करते हैं तो अभी भी 16,000 क्रेडिट ही बचने वाला है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखो, विड्रॉवल तो अप्रैल में है और जमा किया है मार्च में, तो पहले मार्च आएगा, है ना, 12 मार्च। बाय कैश अकाउंट कितना रुपया उसने जमा किया बेटा, उसने जमा किया 8,000, तो टोटल कितने हो गए उसके 24,000 क्रेडिट, कितना हो गया 16,000 में 8,000 और हो गए 24,000 उसके टोटल जमा है। अब वो फिर से एक विड्रॉवल करता है, ये हमारा हो गया। अब वो अप्रैल का एक विड्रॉवल कर रहा है, उसके बाद मई आने वाला है, सो है ना। अब वो अप्रैल का ट्रांजैक्शन कर रहा है बेटा 30,000 का विड्रॉवल, सो टू कैश अकाउंट, इसकी डेट है 10 अप्रैल, 30,000 विड्रॉ कर लिया उसने, तो उसका बैलेंस कितना बचा, 24,000 क्रेडिट चल रहा था, वो 30,000 विड्रॉ कर लेता है, तो 6,000 अब फाइनली उसका डेबिट बैलेंस हो गया है। फाइनली उसका क्या हो गया बेटा, डेबिट बैलेंस हो गया है। और इसके बाद अब वो 10 मई को और वापस से जमा करता है 16,000 रुपए, सो 10 मई वो 16,000 रुपए और जमा कर रहा है, एंट्री होगा कैश टू विनोद, सो बाय कैश अकाउंट, डिपॉजिट किया बेटा उसने 16,000 रुपया, तो उसका 6,000 डेबिट को अगर मैं 16,000 क्रेडिट कर दूं तो नेट बचेगा बेटा 10,000 का क्रेडिट। कितना बच रहा है बेटा नेट, 10,000 का क्रेडिट बच रहा है। और उसके बाद उसने 15 जून को फिर से 14,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है 15 जून 20, उसने 14,000 विड्रॉ किए, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000 का विड्रॉवल। अब आप देख सकते हैं 10,000 क्रेडिट में अगर 14,000 डेबिट हुआ तो नेट होगा बेटा 4,000 का डेबिट। नेट कितना हो गया 4,000 का डेबिट। और अब चलिए बेटा डेज निकालना स्टार्ट करें। अब डेज आपको क्या करना है, आपको 2 जनवरी से 15 जनवरी तक के डेज निकालने हैं। अब 2 जनवरी से 15 जनवरी कितने दिन हुए, 13 दिन, है ना। 2 जनवरी से 15 जनवरी कितने दिन हो गए बेटा, 13 दिन हो गए। वैसे ही 15 जनवरी से 15 फरवरी अगले डेट तक, 15 जनवरी से 15 फरवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 16 दिन जनवरी के और 15 दिन बेटा फरवरी के। अब 15 फरवरी से लेके 12 मार्च, तो फरवरी में होते हैं 28 दिन, 29 का महीना है लेकिन लीप ईयर आपको नहीं बोला है, तो इसलिए 13 दिन फरवरी के और इसके 12 यानी 25 दिन। फिर 12 मार्च से 10 अप्रैल कितना हो रहा है, चलो मार्च के 12 हटा दिए तो 19 मार्च के और अप्रैल के 10। फिर 10 अप्रैल से लेके 10 मई, तो 20 दिन अप्रैल के और 10 दिन मई के। फिर उसके बाद 10 मई से 15 जून, देखते हैं बेटा कितना हो रहा है, 10 मई से 15 जून यानी 21 दिन मई के और जून के 15,
36 दिन, और आखिरी 15 जून से 30 जून बेटा 15 दिन आपको ये लेने पड़ेंगे। 30 जून कहां से लिया बेटा, लास्ट डेट तक आपको जाना पड़ता है, तो 15 जून से 30 जून 15 दिन ये हो गए। और अब डेबिट, ये देखिए ये बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट बैलेंस, तो आप 30,000 को क्रेडिट प्रोडक्ट के कॉलम में लिखोगे 13 से मल्टीप्लाई करके। कैसे, ये बैलेंस क्रेडिट था ना, तो आप क्रेडिट प्रोडक्ट के कॉलम में लिखेंगे। अगला बैलेंस भी क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। किसको किसको मल्टीप्लाई किया बेटा, अपन 12,000 को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपन 42,000 को 31 से मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। 42,000 अपन क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, उस बैलेंस को डे से मल्टीप्लाई करके लेने वाले हैं। सो 42,000 को 31 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। इसी तरीके से अब 16,000 का क्रेडिट बैलेंस है, सो 16,000 इंटू 25 ये आपको मिल जाएगा, है ना, 4 लाख। अब आपका 24,000 का क्रेडिट है 29 दिन के लिए, तो 24,000 इंटू 29 दिन। अब आपका डेबिट बैलेंस है, फाइनली डेबिट है 6,000 30 दिन के लिए, तो ये 6,000 इंटू 30 ये 1,80,000 का डेबिट। अब आपका फिर से क्रेडिट बैलेंस है 10,000 36 दिन के लिए, तो फिर से हम क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखेंगे, और आखिरी वाला फिर से डेबिट बैलेंस है, तो आखिरी वाला फिर से डेबिट प्रोडक्ट के कॉलम में लिखा जाएगा। तो ये इस तरीके से बेटा हमने कर लिया। और अब आप क्या करेंगे, आपने डेबिट का टोटल किया, डेबिट प्रोडक्ट का, आपने क्रेडिट प्रोडक्ट का टोटल किया, बराबर है। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूं बेटा, वैसे तो मैंने करके रखा ही था वैसे कैलकुलेशन आपके लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे बेटा, आपको क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि डेबिट बैलेंस पे 5% और क्रेडिट बैलेंस पे 2% इंटरेस्ट होगा। डेबिट पे क्या होता है बेटा, बैंक सामने वाले से लेती है, बैंक लेती ज्यादा है देती कम है, तो 2,40,000 पे 5%, देखो बैंक कितना लेगी, 5%, ऑब्वियसली एक दिन का ब्याज, ठीक है, 1132 रुपए, और देना है 2% पे, तो 31,48,000 पर 2% एक दिन का ब्याज, मतलब बैंक देने वाली है 172.49 और लेने वाली कितनी है 32.87, तो नेट बैंक का कितना देना निकलेगा, निकाल लो। नेट बैंक का देना निकल रहा है 139.61। आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है कि कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपी पे होना चाहिए, ठीक है, तो आप 139.61 यानी 140 रुपए सामने वाले को देने वाले हैं। तो अपना तो खर्चा हो गया बेटा, अपने को देना है, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, अपना देना है बेटा, सॉरी 2 लिख दिया गलती से मैंने, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, अपना खर्चा है तो हम उसके डिपॉजिट में लिख देंगे, उसके पैसे जमा हो गए, पहले उसका 4,000 देने का था, अब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसके पैसे जमा हो चुके हैं। तो 4,000 माइनस 140 3860 का नेट डेबिट बेटा अब जो है वो बचने वाला है। ये ऑब्वियसली बात है, आप 30 जून को कर रहे हैं बेटा, 30 जून 2020 है ना, 30 जून 2020 को ये किया जा रहा है, और इसी डेट पे आप फिर से बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, और वो बाय बैलेंस कैरी डाउन 3860 आ रहा है, और आप देख सकते हैं 70,000 से बेटा वो टैली हो गया, 70,000 से बेटा वो टैली हो जाता है। इस तरीके से आपकी ये आखिरी टेक्निक है। आई एम श्योर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा, और अब फाइनली बारी आती है बेटा इस माइंड मैप की। मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको जो जो चीजें सिखाई, जो जो चीजें रिवाइज कराई, वो सब चीजें इस चार्ट में लिखी हैं। आप लास्ट डे पे जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम को जस्ट जाने वाले हो, तो ये एक बार माइंड मैप जरूर देख लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, आप जरूर उस लिंक पे जाइए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अकाउंट करंट 3 मेथड से बनता था, इंटरेस्ट टेबल्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस। इंटरेस्ट टेबल्स मेथड की खासियत यह थी कि आप ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से अकाउंट करंट की डेट तक जाते थे। इंटरेस्ट हर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता था, प्रोडक्ट वगैरह नहीं निकालते, हर एक के लिए अपन इंटरेस्ट निकालते थे, और बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाल के ऑपोजिट साइड में चार्ज कर देते थे। आई एम श्योर आपको याद आ गया होगा, अपन ने 4 रुपए 97 या 4 रुपए 98 पैसे कुछ अपना आंसर आया था, अपन ने ऑपोजिट साइड में उसको चार्ज किया था। तो इंटरेस्ट टेबल्स मेथड में भी ऑपोजिट साइड में जाके चार्जिंग होती है, लेकिन इंटरेस्ट निकाला जाता है और इंटरेस्ट डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इसमें प्रोडक्ट्स नहीं निकलते। मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेथड में आपको प्रोडक्ट कॉलम लेना होता है जो अमाउंट इंटू डेज करके मिलता है, फिर आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स पे एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और वो जो एक दिन का इंटरेस्ट आया है वो ऑपोजिट साइड में चार्ज कर देते हैं।
बराबर है। जब आप डेज का कैलकुलेशन करते थे तो डेज का कैलकुलेशन दो टेक्निक से होता था, फॉरवर्ड या इपोक, है ना, बैकवर्ड। अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, याद रखिए ट्रांजैक्शन डेट नहीं, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से अकाउंट करंट की डेट तक जाते थे और एक दिन एक्सक्लूड कर देते थे। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के लिए डे ओपनिंग वाला भी लेना पड़ता था, याद है 1 जुलाई का क्वेश्चन अपन ने किया था, 1 जुलाई को भी लिया था। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें ओपनिंग डेट का भी डे लेना पड़ता है, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो डे हमेशा 0 ही होते हैं, है ना। बैकवर्ड मेथड या इपोक मेथड जो थोड़ी सी स्पेशल मेथड थी, उसमें आपको ओपनिंग की डेट भी लेनी पड़ती है, और जिस डेट का वो ट्रांजैक्शन है, ड्यू डेट का जो है वो ड्यू डेट भी लेनी पड़ती है। इसमें आप कोई डे एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर 1 जुलाई से ओपनिंग है और 20 जुलाई है तो आप पूरे 20 दिन लेंगे, 19 दिन नहीं लेंगे। ओपनिंग बैलेंस के लिए डे 0 होते हैं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस की एक स्पेशल एंट्री आपको ऑपोजिट साइड में लिखनी पड़ती है। अगर अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में जाके आप लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन क्लोजिंग बैलेंस। आप उतने पूरे दिन का, मतलब पूरे पीरियड जितने भी है उन दिन का बेटा आप बैलेंस क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट निकाल के क्लोजिंग बैलेंस पे लगा देंगे। इसकी एक स्पेशल एंट्री ऑपोजिट साइड में डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स फिर से एक दिन का निकाला जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इस बार ये सेम साइड पे किया जाता है। याद है अपना जिस साइड में डेबिट साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया था, अपन ने डेबिट में ही चार्ज किया था। रेडिंग इंटरेस्ट नाम का एक स्पेशल कंसेप्ट होता था यहां पे। अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट करंट की डेट के आगे चली जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसे निगेटिव इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं। उसको दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो उधर ही राउंड ब्रैकेट में निगेटिव दिखा दो, या ऑपोजिट साइड में जाके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो आप लास्ट डेट लिखेंगे और ड्यू डेट वही डेट लेनी है जो आपकी एक्चुअल ड्यू डेट आ रही है, और फिर आप वो डेज ऑपोजिट साइड में लिख रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे और प्रोडक्ट लगा के लिख देंगे। उसको नाम देना था टू रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, या क्रेडिट में लिख रहे हो तो बाय रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। एंड लास्ट मेथड थी बेटा मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस मेथड। मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंस मेथड जो बैंक साइंस के केस में होती थी, इसमें आप डेज बेटा अकाउंट करंट की डेट तक नहीं जाते थे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द ड्यू डेट ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जब तक वो क्लोज होता था तब तक का आपको पीरियड लेना पड़ता था, और बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन बेटा इस बार आप हर ट्रांजैक्शन के अमाउंट को मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हर ट्रांजैक्शन के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आता था उसे आप मल्टीप्लाई करते थे, है ना, डेज के साथ। और फिर आप डेबिट और क्रेडिट के सेपरेट प्रोडक्ट्स बनाते थे, सेपरेट कॉलम्स बनाते थे। डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट पे सेपरेट इंटरेस्ट चार्ज करते थे। नेट इंटरेस्ट जो आता था वो आप चार्ज करते थे। अगर आपका इंटरेस्ट लेने का है तो आप टू इंटरेस्ट लिखोगे, अगर आपका इंटरेस्ट देना निकल रहा है तो आप बाय इंटरेस्ट लिख देते थे। इस तरीके से ये बेटा पूरा चैप्टर था। आई एम श्योर ये माइंड मैप आपको बहुत हेल्प किया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लगा है, आपको पसंद आया है, डेफिनेटली आप चैनल तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आप अपने सारे दोस्तों के साथ बेटा ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई इसी तरीके से आप करते रहिए अपने एग्जाम्स की। मैं आपके साथ पूरे आपके एग्जाम्स तक रहने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।